तो देखो दोस्तों, क्या है कि अपने ये है कि जैसे मैंने चला रही थी, एक तो एमसीक्यू के लिए नेट जेआरएफ का पेपर आने वाला है अपना, उसके लिए क्लासेस चल रही थी। आरएस मेंस के लिए सीरीज चलाई रखी थी एक। तो इन सारी चीजों पे तो हम बात कर ही रहे हैं। तो आज क्या है कि अपने एक नई क्लास लगेगी, वो क्लास लगेगी नहीं, वो लगेगी अपनी इंग्लिश के लिए। किसके लिए लगेगी? इंग्लिश के लिए। देखो इंग्लिश वैसे तो देखो लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज सारी चीजों में ही लगती है, लेकिन क्या है कि स्पेशली जो अपनी क्लास रहेगी वो किसके लिए रहेगी? आरएस मेंस के लिए रहेगी। किसके लिए रहेगी अपनी क्लास? आरएस मेंस के लिए रहेगी। ठीक है ना? तो ये आरएस मेंस के लिए अपनी क्लास रहेगी, आरएस मेंस के लिए रहेगी, है ना? तो ये अपनी टेंस की क्लास है। किसकी क्लास है? टेंस की आज क्लास है। तो ये कौन से सर लेंगे आज अपन? हमारे सचिन शुक्ला सर लेंगे ये क्लास। तो ये है कि आज आप अच्छे से पढ़ना और बताना आपको कैसा लगा है इस क्लास को पढ़ने के बाद में। और आज टेंस का जो टॉपिक है, वैसे तो देखो मैंने बता रखा है आपको, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ये दोनों की दोनों ना बहुत ईजी है। इतनी ईजी, इतनी स्कोरिंग है अपने। तो अगर पूर्वी राजस्थान की बात करें ना, तो ये आरएस मेंस में आराम से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे। लेकिन बस एक ही चीज की इसमें जरूरत रहेगी, वो क्या है कि आपको रिटन प्रैक्टिस बढ़िया करनी पड़ेगी। वैसे ना तो पेपर ज्यादा लेंदी रहता है, आरएस का पेपर एक है फैक्चुअल ज्यादा रहता है। यूपीएससी की तरह ऐसा नहीं है कि इसमें कोई क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत है या खुद का कोई दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ये पूछेगा कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सीधा सीधा सा पूछेगा कि उसके बारे में वर्णन कीजिए। और जबकि यही क्वेश्चन सेम यूपीएससी में आया तो उसने ये पूछा कि अगर आप होते उसकी जगह, जो स्वतंत्रता सेनानी थे अमेरिका की जगह, तो आप क्या करते? तो कुछ क्रिएटिव सोचना पड़ता है उसमें, तो उसमें कुछ क्रिएटिविटी का यूज होता है, कुछ क्रिटिकल थिंकिंग लगानी पड़ती है। लेकिन आरएस में कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लगानी पड़ती है, सीधा। इसलिए रट्टे वाले लोग यहाँ पे खूब चल रहे हैं। इसलिए तो क्या है, अपने राजस्थान से ना आप ये सोच के देखोगे, जयपुर है अपना, तो उससे कोई भी सिलेक्शन नहीं होता है। ये जितने भी लोगों को देखते हो ना सेलेक्ट होते हैं, कोचिंग लगा रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है इनके बारे में। रियलिटी है, एक भी बंदा यहाँ से पढ़ के सेलेक्ट नहीं होता है यूपीएससी के लिए। क्यों? क्योंकि आप कोई टीचर है ही नहीं, ना तो कोई राजस्थान क्रिटिकल थिंकर है, ना कोई ऐसा आंसर राइटिंग का बढ़िया कोई टीचर है, कोई अवेलेबल है ही नहीं है। हमारे पास तो वही सारे लोग हैं जो क्या है कि बस रटा हुआ पढ़ा देते हैं, कहानियों को सुना देते हैं बच्चों के लिए, और उससे कभी पॉसिबल नहीं है। आप कभी यूपीएससी मेंस तो निकाल ही नहीं सकते, प्रीलिम्स तो निकाल सकते हो, सीसेट जीएस तक वो निकाल सकते हो, लेकिन क्या है कि आप मेंस को कभी नहीं निकाल सकते अगर आपको जब तक की क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी, जब तक की आंसर राइटिंग का बढ़िया एक तरीका नहीं आएगा। तो देखो आज अपनी फर्स्ट क्लास हो रही है, आपको अच्छे से पढ़ना है। ये अपने सर हैं और आपके लिए आज टेंस पढ़ाएंगे, ठीक है? तो ये है कि आराम से आज पढ़ो, ठीक है? तो ये अब सर के बारे में इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, तो आज पढ़ो आराम से आप, ठीक है? सभी के लिए नमस्कार। और मेरे सभी साथीगणों के लिए नमस्कार। और जो भी ऑफलाइन और ऑनलाइन जो छात्र छात्राएं हमें देख रहे हैं, उनके लिए ये अग्रिम सूचना यही है कि आने वाले समय में अंग्रेजी की जो क्लासेस होंगी वो यहाँ लगती रहेंगी। सर के निर्देशन में मैं इंग्लिश की क्लासेस यहाँ लेता रहूँगा। और मैं हरिशंकर सर, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया, मैंने मॉडर्न इंग्लिश, जो कि मैंने पिछले 6 वर्षों से उसमें मेहनत कर रहा हूँ, एक तरीके से कहें तो पूरी लगन और निष्ठा के साथ लगा हुआ हूँ आपके पास इंग्लिश को बहुत इजी वे में परोसने के लिए मैं प्रयत्नरत हूँ। और इसी के साथ आज हम इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसका एक पहला टॉपिक मैं मानता हूँ जो टेंस है, वो काफ़ी अहम टॉपिक जो है, वो उसके साथ हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले टेंस। टेंस क्या होता है? टेंस होता है टाइम। टेंस क्या होता है साथियों? टेंस क्या होता है? टाइम। और मैं ये मानता हूँ, बहुत लोग इसकी डेफिनेशन लिखवाते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि टेंस टाइम की कोई डेफिनेशन नहीं होती।
क्योंकि ये जो वॉच आप देख रहे हो इसमें एक टाइम चल रहा है और इस टाइम के अकॉर्डिंग हम कुछ भी नहीं बता सकते क्या है क्या नहीं है, क्या इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है। लेकिन इस टाइम में हो रहे इंसिडेंट्स, जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि मैं अब आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, आपके पापा घर से बाहर जा रहे हैं, आप घर में अंदर बैठे हुए हो, आप एसी में बैठे हुए हो, वातानुकूलन कमरे में बैठे हो, तो ये सब सारी चीज़ें क्या हैं बेटा? इंसिडेंट। क्या है? इंसिडेंट, घटना। क्या है? घटना। और टेंसों में फिर हम क्या करते हैं? टेंसों में करते हैं हम घटनाओं की स्टडी। और मैंने जो पहले स्टार्टिंग में जो बात बोली थी कि कोई भी डेफिनेशन नहीं होती है, तो डेफिनेशन तो होती ही नहीं है। सिर्फ टेंस में हम किसकी स्टडी करते हैं? टेंस में किसकी स्टडी करते हैं हम? घटनाओं की। किसकी स्टडी करते हैं? घटनाओं की। और इसी आधार पर, किस आधार पर? घटनाओं के आधार पर। कई बार क्या होता है, हम बुकिश लैंग्वेज को रटते इतने बुकिश हो जाते हैं कि जो बाहरी जो चीज़ें हैं उनको अपन बिल्कुल भूल जाते हैं। कि अगर बाई चांस थोड़ा प्रैक्टिकली भी इस चीज़ को सोचें और यदि कोई हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि क्यों टेंस को 3 प्रकारों में ही क्यों विभाजित किया गया है, हालांकि 2 हैं, तीसरे पर अभी संशोधन चल रहा है, अभी उस पर चल रहा है कि फ्यूचर को रखा जाता है या नहीं रखा जाता, उस पर विचार विमर्श चल रहा है। अब इसी चीज पर वापस लौटते हुए 3 प्रकार के टेंस होते हैं। किस आधार पर? घटना के आधार पर, इंसिडेंट के आधार पर, इंसिडेंट के अकॉर्डिंग। इंसिडेंट के अकॉर्डिंग कितने भागों में बेटा विभाजित किया गया है? 3 भागों में। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। अब एक बात ध्यान रखना, हमेशा जो एजुकेशन होती है ना, वो एक सिर्फ पेपर के लिए नहीं होती है। जो एजुकेशन हम लेते हैं, शिक्षा जो हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, वो एक पेपर के लिए नहीं होती है, वो समाज में सोशलाइजेशन के लिए भी होती है। और बाई चांस आप इंग्लिश के बहुत बड़े धुरंधर बनते हैं और उसी बीच आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये 3 प्रकारों में ही क्यों विभाजित किया गया, इसको 4 में 10 में क्यों विभाजित नहीं किया गया, तो आपको क्या आंसर देना है? सीधा सीधा कि जो घटनाएं होती हैं ना साहब, जो इंसिडेंट्स होते हैं, वो 3 टाइप्स में होते हैं। 3 टाइप्स, 3 टाइप में होते हैं। बताइए, मैं आपको अभी बताता हूं वर्बली। पहला, जो घटनाएं हो चुकी हैं। फर्स्ट, घटनाएं जो घटनाएं हो चुकी हैं, हो चुकी हैं। दूसरा, जो हो रही हैं, हो रही हैं। और तीसरा, जो आगे होने वाली है, होने वाली है। अब बताइए, इसके अलावा भी कोई और प्रकार है क्या? इसके अलावा आप मुझे बता सकते हो कि कोई और प्रकार है क्या? सर, इस प्रकार भी कोई घटना हो सकती है? नहीं। तो इसी आधार पर टेंसों को 3 भागों में विभाजित किया गया। किसके आधार पर बेटा? घटनाओं के आधार पर, इंसिडेंट्स के आधार पर, अकॉर्डिंग टू इंसिडेंट्स। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं इसी में। अब आती है बात कि टेंस जो होते हैं उनको कौन कौन से 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है प्रेजेंट टेंस। कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस, जिसको अपन कहते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल।
सेकंड होता है बेटा पास्ट टेंस। कौन सा होता है? पास्ट टेंस, जिसको अपन कहते हैं भूतकाल। काफी अजीब वियर्ड सा नाम है। यदि रात में अपन इसको पढ़ने बैठे और ये कहें भूतकाल तो बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है। और उसके बाद नेक्स्ट आता है फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। तो जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि घटनाएं 3 आधारों पर होती हैं, जो हो चुकी हैं, जो हो रही हैं और जो आगे होने वाली हैं। अब पहले उठा लेते हैं वर्तमान काल को। अच्छा, वर्तमान काल में ऐसी घटनाएं आती हैं जो अब चल रही हैं, जो अब चल रही हैं। पास्ट टेंस में ऐसी घटनाएं आ चुकी हैं जो बीत चुकी हैं, बीता हुआ समय। और नेक्स्ट होती है बेटा, इसको कहते हैं अपन भविष्यकाल। इसमें कौन सी घटनाएं आती हैं? आने वाली, जो आने वाली होती है, जिनके बारे में हमको पता नहीं होता है। ठीक है ना? ठीक है साहब। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके प्रत्येक के इसके भी 4, इसके भी 4 और इसके भी 4 भाग होते हैं, टाइप्स होते हैं। पहला टाइप जो होता है बेटा, ठीक है, पहला जो टाइप होता है उस पर ध्यान देना। पहला होता है इंडेफिनिट। पहला होता है इंडेफिनिट, जिसको कहते हैं अनिश्चितकालीन। जिसको क्या कहते हैं बेटा? अनिश्चितकालीन। इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छुपी हुई है। इसके नाम में ही इसकी क्या छुपी हुई है? परिभाषा। इसी को क्या कहते हैं बेटा? हैबिचुअल एक्शंस वाले इसमें सेंटेंस आते हैं। हैबिचुअल एक्शंस, आदतन कार्य, जिसको हम डेली वर्क कहते हैं, आदतन कार्य। इंडेफिनिट, अनिश्चितकालीन, ऐसे सेंटेंस जिनमें डेली रूटीन वाले जो सेंटेंस आते हैं वो किस में आते हैं? अपने इंडेफिनिट में आते हैं बेटा। नेक्स्ट आते हैं अपन कंटिन्यूअस पर। किस पर आते हैं बेटा? कंटिन्यूअस पर। तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है कंटिन्यूटी, निरंतरता। और इसमें क्या पढ़ते हैं हम? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, कोई भी काम क्या है? चल रहा है, किसी काम की निरंतरता है, कंटिन्यूटी है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हो, और कुछ लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वो पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है और समय उतना ही है जितना आपको लग रहा है। आपको लग रहा है 6 महीने हैं तो उसको 6 दिन में कन्वर्ट कीजिए कि हमारे पास सिर्फ 6 दिन है। अगर आपके पास 2 साल हैं तो उसको 2 दिन में। मैं ये कहना चाहता हूं इस बात के माध्यम से कि जो हमारी पढ़ाई का जो समय होना चाहिए ना, वो ऐसा होना चाहिए कि लगे हमको कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। सिर्फ 8-18 महीने की कोई कोचिंग ले ली आपने और मटेरियल आपके पास पहुंचा नहीं, दिमाग में कुछ आपके में बैठा नहीं, तो वो 18 महीने की कोचिंग कोई वैल्यू नहीं रखती है। तो कम ऑन द टॉपिक। तो कंटिन्यूअस, इसमें बेटा ऐसे सेंटेंस आते हैं जिनमें वर्क इन प्रोग्रेस, जो कोई भी काम जारी होता है, ऐसे सेंटेंस इनमें आते हैं। तीसरी है बेटा परफेक्ट। अच्छा, कई बार आपने देखा होगा गांव में लोग शिक्षित नहीं हैं, जो लोग हमारे जो अब से पहले हमारी जो पीढ़ी है, अब तो क्या 70-80% लोग हैं, लेकिन वो हमारे बुजुर्गों के टाइम पर हमारे जो थे, लेकिन वो कुछ इंग्लिश के वर्ड्स को बड़े आसानी से बोल सकते थे। जैसे कि उसमें से ही आता है परफेक्ट।
और ये जब बोला जाता है आपको, जब आप कोई भी कार्य को एक गुड मैनर में कर लेते हो। किस में कर लेते हो बेटा? गुड मैनर। गुड मैनर का मतलब होता है सही ढंग से। गुड मैनर का मतलब होता है बेटा सही ढंग से या सही रूप से। तो इसमें क्या होगा? वर्क कंप्लीट वाले सेंटेंस आएंगे। वर्क कंप्लीट वाले सेंटेंस आएंगे। वर्क कंप्लीट गुड मैनर। एक अच्छी तरीके से आपने कोई काम क्या कर लिया? समाप्त कर लिया। यहां तक सबके दिमाग में क्लियर है? यहां तक किसी को कोई समस्या? मैं दोबारा एक रिपीट कर लेता हूं। मैंने घटनाओं के आधार पर 3 बता दिए थे। यहां तक कोई किसी को समस्या नहीं थी। उसके बाद इनके प्रत्येक के ईच 4 टाइप्स, प्रत्येक के क्या होते हैं? 4 भाग होते हैं। और पहला इंडेफिनिट जो हैबिचुअल सेंटेंस कहा था मैंने जिसको, उसके बाद कंटिन्यूअस जिसमें चीजों की निरंतरता चलती रहती है, वर्क इन प्रोग्रेस नाउ अभी भी कोई काम चल रहा है, और परफेक्ट वर्क कंप्लीट हो जाता है एक गुड मैनर में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और जो एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। चलिए फटाक से, ठीक है। और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें बेटा क्या अंतर हो सकता है? भाई परफेक्ट तो हमने पढ़ लिया, परफेक्ट तो हमने पढ़ लिया, और कंटिन्यूअस भी हमने पढ़ लिया, तो इसको दोबारा पढ़ने की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि वहां मैं ये कह रहा था कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हो। मैं ये कह रहा था मैं घर जा चुका हूं, वह खाना बना चुकी है, लेकिन कोई भी एक टाइम निश्चित नहीं था। इसमें क्या होगा? कोई भी काम वर्क इन प्रोग्रेस होगा पॉइंट ऑफ टाइम से। वर्क इन प्रोग्रेस होगा, वर्क इन प्रोग्रेस होगा पॉइंट ऑफ टाइम से। पॉइंट ऑफ टाइम से। क्लियर है यहां तक? इसमें ऐसे सेंटेंस आएंगे, फॉर एग्जाम्पल वह 2 घंटे से खाना बना रही है। तो बना रही है बेटा वो तो चला गया कंटिन्यूअस में, निरंतरता में, कंटिन्यूटी में। और 2 घंटे, तो 2 घंटे में कुछ तो खाना बनाया होगा, कुछ काम तो वर्क कंप्लीट किया होगा, तो ये क्या हो जाता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये इनके 4 भाग थे। उसके बाद जब हम आते हैं तो इनके भी प्रत्येक के क्या भाग होते हैं? each of 4 types। इनके भी प्रत्येक के क्या भाग होते हैं बेटा? 4 भाग होते हैं। पहला होता है जिसको कहते हैं अपन अफर्मेटिव। अफर्मेटिव जिसको अपन बेटा बोल देते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या बोलते हैं बेटा? सिंपल सेंटेंस। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा सकारात्मक। क्या बोलते हैं बेटा? सकारात्मक। और इसको बोलते हैं साधारण। दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। ऐसे सेंटेंस जिनमें ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, ना तो कोई क्वेश्चन वर्ड आता है, और ना कोई नेगेटिव वर्ड नॉट, ये भी जिनमें नहीं आता है, ऐसे जो सेंटेंस होते हैं वो अफर्मेटिव कहलाते हैं। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट चलते हैं।
ज़्यादा लॉन्ग नहीं खींचेंगे इस चीज़ को क्योंकि ये नॉर्मल है। उसके बाद आता है बेटा नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं बेटा नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? अगर कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट में बताइए, यदि कोई समस्या है तो मैं उसको रिपीट कर देता हूं। नकारात्मक वाक्य, और नॉर्मल सी बात है, जब मैंने यहां ये लिखा कि नॉट नहीं आएगा, क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा, तो वो तो साधारण हो गया खुद से ही। अब जैसे ही ये नेगेटिव वर्ड जुड़ा है तो आपको कॉमन सेंस ये होना चाहिए कि इसमें अब कौन सा वर्ड आएगा, नेगेटिव वर्ड आएगा। कोई भी किसी भी प्रकार का नेगेटिव सेंस इसमें हो सकता है, वर्ड छोड़िए आप, नहीं तो सेंस पे बात करते हैं, जिसमें इसमें कोष्टक में इसको नोट को लिख देते हैं। तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट थर्ड पर, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको क्या कहते हैं बेटा, प्रश्नवाचक वाक्य। सिंपल सी बात है, जहां पर प्रश्न पूछा जाए, जहां पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, वही क्या कहलाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि व्हाट, व्हेन, व्हाट, व्हेन, वेयर, ETC। ऐसे वर्ड जहां आ जाएं, वो कौन सा सेंटेंस होता है बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आ जाते हैं चौथे पर, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, मेरे हिसाब से सभी आप लोग समझ गए होंगे अब तो कि इसमें क्या आने वाला है। जल्दी से कमेंट करके बताइए, फटाक से बताइए कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये दोनों एक साथ लिख दिए मैंने, इसकी क्या होगा, इसका प्रश्नवाचक नकारात्मक तो हिंदी होती है, प्रश्नवाचक नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य। अब फटाफट से बताइए इसमें क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका। इसका होगा बेटा, जिसमें क्वेश्चन वर्ड भी आता है, जहां पर प्रश्न भी पूछा जाता है, और जहां पर नेगेटिव वर्ड नॉट भी आता है। जहां पर ये दोनों आते हैं वो कौन से कहलाते हैं, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जो हैं वो फटाक से अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बेटा एक चीज हमेशा याद रखना कि हम लोग जब कंपटीशन में उतरते हैं तो एक बहुत बड़ी भ्रांति मन में उत्पन्न होती है हमारे कि हम लोग बड़े हो गए हैं। शिक्षा पद्धति वही है, शिक्षा पद्धति जो गुरुकुल में थी ना, उससे बेस्ट शिक्षा पद्धति कोई नहीं है, आज भी मैं ये कहता हूँ। लेकिन ये जो डिजिटलाइजेशन हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, उनसे कंफर्ट जोन में आने की आवश्यकता है, ना कि उनमें घेरा बना के, घेराव करके उनमें ही आप गिर जाओ, ऐसा नहीं करना है। और अपन को मैं एक चीज़ और बता दूं, इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इंग्लिश का टीचर हूं, तो मैंने जिस दिन से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किया, पिछले 6 साल से मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो मैंने इसको सिर्फ सब्जेक्ट माना। अगर आप इसको सब्जेक्ट की तरह पढ़ोगे तो आपको इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। और यदि आप इसको भाषा की तरह लेके चलोगे कि भाषा भी है प्लस में ग्रामेटिकल भी है, तो आप उलझन में रह जाओगे। भाषा तो सिर्फ हमारी एक है जो सबकी जननी है, हिंदी। कभी कोई ऐसा व्यक्ति है क्या कि उसने कहीं लिखा हो कि इंग्लिश से हिंदी बनी है? लेकिन
हाँ, ऐसे में आपको बहुत से विचारक बता सकता हूं जिन्होंने ये कहा है कि बाकी सारी भाषाओं का जो उद्भव हुआ है वो कहाँ से हुआ है, हिंदी से हुआ है। चलिए कम ऑन द टॉपिक। थोड़ा सा मैं हिंदीवादी हूँ तो उस वजह से एक दो लाइनें बीच बीच में आती रहेंगी। फिलहाल मैं फोकस करें बोर्ड पे। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और अब मैं आपने एक चीज देखी होगी, बार बार और हमेशा जो चीज बार बार आती है ना उसको सबसे पहले ले लेना चाहिए लाइन पर। भाई बार बार कोई चीज अगर प्रॉब्लम दे रही है तो उसको सबसे पहले ले लेना चाहिए। जैसे कि हर एक उसमें पीछे सेंटेंस जुड़ रहा था, तो सबसे पहले सेंटेंस को ही ले लेते हैं कि ये सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस क्या बीमारी है, इसको ही ले लेते हैं सबसे पहले। सेंटेंस। सभी कमेंट में मुझे जल्दी बताइए सेंटेंस माने होता क्या है भाई, फटाक से बताइए क्या होता है। सेंटेंस माने होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य। सेंटेंस माने होता है बेटा वाक्य। और हिंदी में वाक्य की जो परिभाषा है वो है दो या दो से अधिक शब्दों के सही मेल को, दो या दो से मिलकर बने सही मेल को ही क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अब इसमें वो दो शब्द कौन से हैं, आइए तो इसकी क्या डेफिनेशन है वो डेफिनेशन समझना। द करेक्ट कॉम्बिनेशन helping verb and main verb, it's called सेंटेंस। समस्या में से समस्या ढूंढेंगे हम ग्रामर में, और हम क्या करेंगे? ग्रामर के साथ खेलेंगे। जैसे कि होली खेली जाती ना, लेट्स प्ले होली, ऐसी लेट्स प्ले क्या होगा? ग्रामर होगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए। जिस तरीके से हम आप तक चीज़ों को पहुंचा रहे हैं आप उनको समझिए। यहाँ से क्लास को ख़त्म करने के बाद आप क्लास ख़त्म मत कीजिए, जो पढ़ाया है उसको आप वापस से रीड कीजिए। कम ऑन द टॉपिक। तो द करेक्ट कॉम्बिनेशन माने हो गया बेटा सही मेल। क्या हो गया बेटा? सही मेल। क्या हो गया? सही मेल। और हेल्पिंग वर्ब माने हो गई सहायक क्रिया। मेन वर्ब माने हो गई बेटा मुख्य क्रिया। ये तो आप सभी जानते हो, इसमें कुछ नया नहीं है। तो इसका मैं हिंदी बताऊं आपको तो क्या होगा? सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के सही मेल को ही क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया के सही मेल को ही क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना? और हिंदी का वो आपको पता होगा। ठीक है भाई, आ जाते हैं। अभी मैंने फिर से एक समस्या आपके सामने उत्पन्न की है। क्या समस्या उत्पन्न की है? मैं आपसे कह रहा था कि एक बार बार एक शब्द जुड़ रहा था पीछे सेंटेंस, तो सबसे पहले मैंने उसको उठा लिया कि ये क्या बीमारी है, पहले इसका सॉल्यूशन ढूंढा। अब आप मुझे बताइए इसमें दो चीजें आपको नहीं लग रही हैं या नहीं लग रही? एक तो बेटा हेल्पिंग वर्ब लग रही है या नहीं लग रही? नहीं। और दूसरी है बेटा मेन वर्ब। क्या है बेटा? मेन वर्ब। तो जो पहली जो समस्या है पहले उनका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली समस्या है हेल्पिंग वर्ब। नंबर फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब।
काफ़ी बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा इसमें पूछा गया है उसमें पूछा गया है, लेकिन बहुत घुमा के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाले में से क्या क्या पूछे जा सकते हैं, सुनना बेटा। सबसे पहले ये पूछा जाता है ये कितनी होती हैं, ये कितनी होती हैं। तो पहली बात तो ये मैं बता दूं आपको कि हेल्पिंग वर्ब से हमें सिर्फ क्या पता चलता है, टाइम पता चलता है। क्या पता चलता है, टाइम। जैसे ही इज, एम और आर ये किसी सेंटेंस में यूज हुई, ये किसी सेंटेंस में क्या हुई बेटा, यूज हुई, तो तुरंत आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो बताइए ये समय को बता रही है या नहीं बता रही, बता रही है ना। तो सिर्फ ये किसका काम करती हैं, समय बताने का काम करती हैं। ये किसका बताने का काम करती हैं, समय बताने का काम करती हैं। स्टार लगा के इस बात को लिख भी लेना चाहे आप। यह टाइम बताने का कार्य करती हैं, टाइम बताने का वर्क करती हैं। ठीक है बेटा, इसको आप लिखना चाहें जहां लिख लेना। ये एक बहुत कॉमन सी चीज है, इसको मैं इसलिए बिल्कुल साइड में लिख रहा हूं। अब आ जाते हैं कि ये कितने प्रकार की होती है। ये होती है बेटा 2 प्रकार की। कुछ लोग 11 लिख देते हैं, कुछ लोग 13 लिख देते हैं। अरे मेरे भोले हो, ऐसे नहीं है। ये होती है 2 प्रकार की। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। पहले इसको यहां तक कंप्लीट कीजिए आप एक बार, पहले एक बार आप यहां तक कंप्लीट कीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए चाय की चुस्की बहुत ज़रूरी है, इसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, और इसी से चलते हैं। कुछ लोग को किसी और चीज़ का नशा होता है, किसी को किसी चीज़ का नशा होता है, और पढ़ाने वाले जो टीचर्स होते हैं, पढ़ने वाले जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनको चाय की चुस्की का नशा होता है। चलिए लौटाते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद करूँगा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, और इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, एंड देन हम फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे। चलिए, उम्मीद करूंगा मैं आपने लिख लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने डाला था ऊपर हेल्पिंग वर्ब, उन्हें डाल लेते हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। जैसा कि मैंने आपको बताया वो आप लिख लेना वहीं पे स्टार लगा के उस चीज को, कि ये कितनी होती है। ये एक तो ये टाइम को बताती है, सिंपल सी बात है। इसको बताती हैं टाइम को। कितनी होती हैं, 2 होती हैं। कितनी होती हैं बेटा, 2। पहली होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। इनका क्या काम है, ये समय को बताती हैं, सेंटेंस में सबसे पहले आती हैं। तीसरी, ये होती कितनी है, 11। कितनी होती हैं भाई, 11 होती हैं। अरे कितनी होती हैं रे रसगुल्लों, कितनी होती हैं, 11 होती हैं। मेरे शेरनियों, मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि यदि इंग्लिश को मेरे तरीके से पढ़ा गया, क्योंकि मैंने इंग्लिश को पढ़ा नहीं है सब्जेक्ट की तरह या एक लैंग्वेज की तरह नहीं, मैं इंग्लिश में एक तरीके से अंदर तक डीप जाना चाहता हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि मैं अभी कुछ भी नहीं सीखा हूँ, मैं तो ये कहता हूँ इंग्लिश में, और मैं अभी इतना काम करना चाहता हूँ इंग्लिश के ऊपर कि ये जो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा तूफान बना पड़ा है इंग्लिश का, तो मैं उनके पास एक ऐसी चीज़ परोस सकूँ कि बेटा ये रही आपकी इंग्लिश, आप इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आ जाइए, कम ऑन द टॉपिक। ये कितनी होती हैं बेटा, 11 होती हैं। अब 11 कौन कौन सी होती है, मेरे साथ रिपीट करोगे ना, मैं गारंटी से कह रहा हूं जीवन भर नहीं भूलोगे। देखना कौन सी होती हैं। इज, इसी सीक्वेंस में इज, एम,
आर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, वॉज और वर। देखना बोलो, हो गई क्या 11? अरे शेर शेरनियों हो गई हैं क्या 11? देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और इसको इसी सीक्वेंस में याद करो एक बार कि इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, वॉज, वर। बताइए कोई समस्या नहीं आएगी, मैं कह रहा हूं, याद हो गई होगी, कंफर्म याद हो गई होगी। अब कुछ बातें इनके बारे में अपन कर लेते हैं। जैसे पड़ोसन आंटियां जो होती हैं वो काफ़ी आपस में चुगली करते हैं ना, तो ऐसे ही इनके बारे में अब थोड़ी दो बातें बना लेते हैं। ज़्यादा तो बातों का समय नहीं है, 2 बातें बना लेते हैं। क्या बातें हैं इनके बारे में वो 2, इधर ध्यान देना। पहली बात तो बेटा आप मुझे बताना कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि इज, एम, आर, ये लिख दिया मैंने, और यहां पे कुछ सब्जेक्ट मैंने लिख दिए, ही, यू और आई। तो सब्जेक्ट को तो मेरे हिसाब से सभी समझते होंगे, कक्षा 4th या 5वीं या 6ठी में आपने ये सब चीज पढ़ ली होंगी, और नहीं पढ़ी होंगी तो मैं बैठा हूं यहाँ, मैं ये डाउन नहीं करूंगा आपको कि आपने ये कक्षा 6ठी में नहीं पढ़ा, 6th क्लास में, अरे ये तो 6th स्टैंडर्ड की चीज है। मैं 6th स्टैंडर्ड से ही शुरू करूंगा और मैं आपको उस लेवल तक लेके जाऊंगा जहां इंग्लिश खत्म होती है, जहां इंग्लिश ग्रामर खत्म होती है। आ जाइए। तो भैया ही के साथ क्या आता है? इज आता है, सबको पता है, सभी होशियार हैं। यू के साथ क्या आता है? आर आता है। मैं सही हूं क्या? कमेंट में बताइए क्या मैं सही हूं। और आई के साथ क्या आता है? एम आता है। तो बताइए मेरे शेर शेरनियों कि ये सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार बदलती हैं या नहीं बदलती हैं? बदलती हैं ना। तो इनके बारे में एक बात बन गई। क्या बात बन गई? कि ये सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार अकॉर्डिंग बदल जाती हैं, बदल जाती हैं। एक बात तो ये बन गई इसके बारे में। अच्छा एक बात बताना कि भैया प्रेजेंट टेंस में तो इज एम आर लग रही है, पास्ट में वॉज लग रही है या नहीं लग रही, पास्ट परफेक्ट में हैड लग रही है। तो ये टेंस के अनुसार भी क्या हो जाती हैं? बदल जाती हैं। ये इनके बारे में दूसरी बात क्या हो गई बेटा? ये टेंस के अकॉर्डिंग भी, टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। बताइए किसी को कोई समस्या यहाँ तक? मेरे हिसाब से तो नहीं आई होगी। एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए फटाफट से ले लीजिए। चलिए, उम्मीद होगी कि आपने लिख लिया होगा। फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए भाई, अब बात हो गई हेल्पिंग वर्ब। मैंने बताया था 2 प्रकार की होती हैं। उन 2 प्रकारों में आपने पहला प्रकार पढ़ लिया प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, वाज, वर। आप इसको यदि इसी सीक्वेंस में याद रखोगे तो आपको इसको रटने की आवश्यकता ही नहीं है। इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं और आप इसको करके देखना घर पे आज ही। हनुमान चालीसा, जब हनुमान चालीसा की अंतिम पंक्ति आती है ना, हमको अगली लाइन याद नहीं रहती है,
लेकिन एक सीक्वेंस में हम उसको बार बार जब पढ़ते जाते हैं तो वो एक टाइम एक ऐसा होता है कि नेक्स्ट लाइन चाहे हमारे माइंड में है चाहे नहीं है, वो अपने आप टंग पे दोबारा खुद आ जाती है। ये करके देखना आप। तो इसी तरीके से क्योंकि वो एक फिक्स सीक्वेंस में है, आपकी उसमें मनमर्जी नहीं चल सकती। तो मनमर्जी में नहीं चलानी है, इनको एक सीक्वेंस में याद रखना है, जैसे कि मैंने बताया है। तो दूसरी मॉडल एक्चुअली पे आ जाते हैं हम। मॉडल हेल्पिंग वर्ब, इसी को बोलते हैं बेटा एक्जुलरी वर्ब्स। इनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या होती हैं? ये इनको मूड हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं बेटा? मूड हेल्पिंग वर्ब। इनका एक शब्द और है मूड हेल्पिंग वर्ब। इन्हीं को क्या कहते हैं? मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स। ठीक है, कैसे? मूड माने होता है बेटा मनोदशा। मनोदशा, क्या मैं सही हूं? क्या इसमें आप समर्थन करना चाहोगे? मन की स्थिति, मन की स्थिति। तो सीधी सीधी सी परिभाषा बन जाती है इसकी बेटा, डेफिनेशन बन जाती है कि वे हेल्पिंग वर्ब्स जो मन की स्थिति, हमारे मूड, मन की स्थिति को प्रकट करें, वो ऐसी हेल्पिंग वर्ब क्या कहलाती है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। जो कि होती कितनी है बेटा? 13। कितनी होती हैं? 13। कौन कौन सी होती हैं उनको एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे अपन। पहली होती है, देखो, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, शैल, शुड, ought to, need to, dare to और यूज टू। बेटा ये जो है ना, इस बड़ा कंट्रोवर्सी में रहता है। और कॉमन सी चीज ये है, आप लोगों को भी पता है कि भाई ये प्रेजेंट चीज है। इसका ये कब कर सकते हैं अपन? यूज भी हो सकता है, इसका यूज टू भी होता है। अब सिंपल सी बात है, अगर प्रेजेंट में है तो ये होगा, अगर पास्ट में है तो ये होगा। इसमें ज़्यादा कंट्रोवर्सी वाली तो कोई चीज़ ही नहीं है। सिंपल सी बात है कि यदि ये प्रेजेंट में यूज हो रहा है तो यूज टू होगा, और यदि पास्ट में यूज हो रहा है तो यूज्ड टू होगा। चलिए इतना। अब इसके बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। पहली बात ये होती है कि इन पर कैन और कुड को कभी नंबर के अकॉर्डिंग आपने बदलते देखा है क्या? नहीं, ये नंबर के अकॉर्डिंग नहीं बदलती हैं। ये नंबर के अकॉर्डिंग नहीं बदलती हैं साहब, लेकिन टाइम के अनुसार क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो जाती हैं बेटा? चेंज हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। हो जाती हैं। बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? किसी को कोई समस्या हो तो बताइए कमेंट में फटाफट से। चलिए इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इस चीज को जरूर लिख लेना, ऐसी सहायक क्रियाएं जो हमारे मन की स्थिति की असर, कैसा असर हो रहा है, किसी चीज की क्षमता में दिखा रहा हूँ, कैपेसिटी दिखा रहा हूँ, किसी चीज में आपको धमकी दे रहा हूँ, किसी चीज का दृढ़ संकल्प कर रहा हूँ, डिटर्मिनेशन, वार्निंग, ठीक है, ऐसी अगर मैं चीजें कर रहा हूँ, वो क्या इम्पैक्ट डालती हैं? इम्पैक्ट, इम्पैक्ट माने क्या होता है बेटा? बताना जरा मुझे आता नहीं है। फटाक से कोई मुझे इम्पैक्ट का बताएगा। इम्पैक्ट के 3 कर सकते हैं हम। प्रभाव हो गया, अकॉर्डिंग टू
सिचुएशन, जैसी सेंटेंस में सिचुएशन उत्पन्न होती है उसी तरीके से। असर, अरे ये वो वाला असर नहीं है, ये ध्यान रखना भाई। असर मतलब फर्क, और एक होती है बेटा फर्क। आपकी वॉकिब भी यहां से ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और जो लिख रहे हैं फटाक से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो मैंने बताया था आपको कि हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल एक्जुलरी, मूड हेल्पिंग वर्ब्स, दोनों के बारे में पढ़ लिया। अब मैं थोड़ी सी एक स्ट्रक्चर के बारे में आपसे बातचीत करूंगा कि जब मैंने सेंटेंस पढ़ाया आपको, तो सेंटेंस जब मैंने सेंटेंस लिखा तो कई चीजें दिमाग में आई। एक सेंटेंस को बनाने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब सबसे पहला होता है बेटा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, ETC, ये सब्जेक्ट होते हैं। और मुझे उम्मीद थी कि सभी विद्यार्थियों को, सभी अभ्यर्थियों को, सभी मेरे साथीगणों को इस चीज़ के बारे में पता होगा, और जिनको नहीं पता है वो ज़्यादा डाउन होने की ज़रूरत नहीं है। वो सब्जेक्ट ये होते हैं ही, शी, इट, नेम, आई, वी, यू, दे, और जो होते हैं वो ETC में है। चलिए साहब, और उसके बाद जो आवश्यकता आती है वो आती है हेल्पिंग वर्ब की। किसकी आती है बेटा? हेल्पिंग वर्ब की। क्या हम लोग हेल्पिंग वर्ब पढ़ चुके हैं अच्छे से? हम पढ़ चुके हैं हेल्पिंग वर्ब, थोड़ी देर पहले ही पढ़ी है। उसके बाद आवश्यकता होती है मेन वर्ब की। बताइए होती है या नहीं होती है? बताइए। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? मेन वर्ब के बारे में। और उसके बाद जो आवश्यकता होती है वो होती है ऑब्जेक्ट की। और ऑब्जेक्ट माने क्या होता है बेटा? कर्म। क्या होता है? कर्म। और उसके बाद जो शेष रह जाता है रिमेनिंग पार्ट। ठीक है ना। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं मेन वर्ब के बारे में। तो मेन वर्ब के बारे में बात करेंगे अपन। मेन वर्ब अभी कुछ दिनों में मैं एक PDF डाल दूंगा आपके लिए, उसमें लगभग 5000 से 6000 वर्ब्स होंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। और उनको याद करने के लिए तो कहूंगा मैं आपसे, और उनको याद करने के बाद भी मैं आपसे ये बोलूंगा कि बेटा इसमें से आएगी नहीं, वो तो अकॉर्डिंग टू टेंस आती हैं। जिस तरीके का चलता है माहौल, जिस तरीके का पेपर का लेवल होता है, ठीक है ना, उस ड्यूरेशन में जो वर्ब्स पॉपुलैरिटी में चल रही हैं उनको अपने ध्यान में रखिए। लगभग 2 से 3 हजार वर्ब्स आपको याद होनी चाहिए कम से कम। ये तो कम से कम बता रहा हूं आपको। और मेन वर्ब में क्या है? मेन वर्ब मुख्य क्रिया जिनके 3 प्रारूप होते हैं, फॉर्मेट होते हैं। पहला फर्स्ट फॉर्म, दूसरा सेकंड फॉर्म, और तीसरा थर्ड फॉर्म। बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या? मेन वर्ब ये हो गई आपकी। बताइए किसी को कोई समस्या है क्या इसमें? नहीं है। आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमने सब्जेक्ट भी पढ़ लिया, हमने हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ ली, हमने मेन वर्ब भी पढ़ ली। अब लास्ट का जब सेंटेंस हम बनाते हैं तो एक सेंटेंस के लिए जो चीजें चाहिए बनाने के लिए, जैसे कि चाय पे ही बात कर लेता हूँ। चाय बनाने के लिए चाय पत्ती चाहिए होती है, शुगर चाहिए होती है, और इलायची अगर आप डालना चाहो तो वो भी चाहिए होती है। तो मतलब जो चीज़ें चाहिए होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ तक हमारी बातें हो गई थी मेन वर्ब तक। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत आपको हर एक टॉपिक में पढ़ने वाली है।
इस ऑब्जेक्ट की प्रायोरिटी की जरूरत भी आपको एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, प्रीपोजिशंस, कंजक्शंस, हर जगह आपको ये ऑब्जेक्ट मिलेगा। और उस ऑब्जेक्ट के में आपको ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि प्रायोरिटी किसे दी जाए। तो इसका एक सेपरेशन में मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा ऑब्जेक्ट को। एक बार आप पहले इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको ऑब्जेक्ट का क्लियर करवाने वाला हूं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की जो क्लास है वो अपन एक बहुत अच्छे सेपरेशन में रखेंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छा टॉपिक है ऑब्जेक्ट। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, उन दोनों को बताया जाएगा कि कौन सा इमोर्टल मोर्टल में यूज किया जाता है, और जो भी चीजें हैं वहां पे क्लियरिफिकेशन बहुत अच्छे से दूंगा ऑब्जेक्ट के बारे में। फिलहाल के लिए आप हेडिंग डाल लीजिए ऑब्जेक्ट सेंटर में। अपन जब नेक्स्ट क्लास अब होगी अपन किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? ऑब्जेक्ट के बारे में। सभी के लिए एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को जैसी भी क्लास लगी है इंग्लिश की, जिस तरीके का आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, जिस तरीके का नॉलेज में आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, तो आप मुझे बताइए। और कुछ ही दिनों में हमारी किताबें बुक्स पब्लिश हो रही हैं, और उनके बारे में भी आपसे जो हमारे डायरेक्टर सर हैं, सीईओ हैं पब्लिकेशन के, हमारे हरिशंकर सर, वो आपको जानकारी देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, राम राम साहब। हाँ तो दोस्तों देखो, आपने आज पहली क्लास ली इंग्लिश की, और सर ने आपके लिए कौन सा टॉपिक पढ़ाया? जो टॉपिक पढ़ाया था वो टेंस था। उम्मीद होगी कि आपको अच्छा समझ में आया होगा। मतलब ये एक 6-7 साल से सर पढ़ा रहे हैं, और खूब सारी नॉलेज है, अच्छी कमांड है लैंग्वेज पे, तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई कैसी भी समस्या हो तो देखो आराम से आप कॉल करके वो बता सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में जो मैंने आपको पीपीटी बताई थी उसमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर किसी भी टॉपिक को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी बात ये देखो, वैसे तो क्या है कि मैंने भी क्या है मास्टर्स कर रखी है इंग्लिश से, लेकिन अपने पास तो टाइम इतना होता नहीं है। बुक्स पब्लिश करने से, उनको राइटिंग करने से, रिव्यू करने से, और पब्लिकेशन का बहुत लोड होता है, तो दिन भर क्लासेज होती है, तो इतना मैनेज नहीं हो पाता है। और गला भी बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है, इसलिए तो इतना नहीं होगा मैनेज। तो इसलिए क्या है, अपने क्या सारे टीचर्स लगाए जाएंगे। देखो सुनो, एक तो अब मैंने बोला, एक तो क्या है अपन हिस्ट्री देखो, और हिस्ट्री में भी देखो अपने 5 सेगमेंट हो। क्या है, एक तो अपने राजस्थान वाला हो गया, ठीक है, एक सेगमेंट हो गया राजस्थान वाला। दूसरा अपना सेगमेंट कौन सा है? एक राजस्थान वाला हो गया। दूसरा सेगमेंट देखो एंशिएंट, और एंशिएंट में कौन सा है? इंडियन वाला। एंशिएंट में कौन सा है? इंडियन। हम बात इंडियन की कर रहे हैं यहाँ पर। देखो तीसरा कौन सा सेगमेंट हो गया अपना? वो हो गया मिडेवल। कौन सा हो गया? मिडेवल। देखो सुनो, ये मिडेवल हो गया तीसरा। मिडेवल ये भी इंडियन है, इंडियन हिस्ट्री है ये भी। और अपना चौथा कौन सा हो गया? मॉडर्न। कौन सा हो गया? मॉडर्न। देखो मॉडर्न ये भी क्या है? इंडियन हिस्ट्री है। ये अपने कितने सेगमेंट हो गए टोटल? 4। एक ये अपना दूसरा एंशिएंट, तीसरा मॉडर्न, और मतलब तीसरा मिडेवल और चौथा मॉडर्न। ये देखो, इसके अलावा जो अपना 5वां सेगमेंट है ना, वो किसका होता है? वो वर्ल्ड का होता है। देखो अगर आप या नेट जेआरएफ दो, या हिस्ट्री से फर्स्ट ग्रेड दो, व्याख्याता दो, या असिस्टेंट प्रोफेसर दो, 5 सेगमेंट आएंगे। आरएस मेंस में भी 5 सेगमेंट आते हैं। और देखो इनमें से जो सबसे टफ है ना, सबसे टफ तो ये है सेगमेंट। कौन सा? राजस्थान वाला। बहुत प्रॉब्लम देता है, इतना आसान नहीं है। आपको राजस्थान का पढ़ के नहीं लगता होगा, 2-4 चीजें सीख ली तो बहुत आसान है, नहीं है। और इसके बाद में दूसरे नंबर पर जो टिपिकल है वो है एंशिएंट, और ये मिडेवल आसान है खूब, और मॉडर्न भी। और सबसे आसान जो है ना वो वर्ल्ड है। देखो वर्ल्ड हिस्ट्री है ना, वो सबसे आसान है, एकदम सीक्वेंस में सारी चीजें सही हैं। तो एकदम आसान कौन सा है अपना? विश्व इतिहास। विश्व इतिहास इतना ये एक बार समझोगे। और वैसे भी आरएस मेंस में तो देखो, एक पिछली बार 2021 के में जरूर एक फैक्चुअल क्वेश्चन आया था। कौन से वाला? देखो आरएस मेंस में ही आया था। आरएस मेंस में आया था अपने। कौन से वाले में आया था? 21 वाले में। एक जो वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आया था उसमें था तो द लास्ट सपर। कौन सी थी? द लास्ट सपर। एक पेंटिंग है अपनी, कौन सी पेंटिंग है? द लास्ट सपर। और जो ये द लास्ट सपर पेंटिंग है ना, इस पेंटिंग को, ये पेंटिंग किसने बनाई थी? ये तो बच्चे को पता है, 10th क्लास का भी बच्चा जानता है इस चीज को कि लास्ट सपर किसने बनाई थी? लास्ट सपर बनाई थी अपनी किसने?
लियोनार्डो दा विंची। किसने बनाई थी? लियोनार्डो दा विंची कैसा था? एक मतलब ऐसे बोल सकता है बहु प्रतिभा का धनी था। कैसे? वर्सेटाइल पर्सनालिटी था। कैसे? देखो वो चित्रकार था, वो दर्शन को अच्छा जानता था, पॉलिटी को अच्छा जानता था, नहीं है क्या? वो ऐसा कोई नहीं था उस टाइम पे, जितने भी सब्जेक्टिव नॉलेज थी वो सारी थी उसके पास में। मतलब ये इतना बड़ा विद्वान आदमी था। कौन? लियोनार्डो दा विंची। और देखो एक मेमोरी क्या है, जब हम मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो मैं अलग अलग मेमोरी बताऊंगा, किसी में क्या चित्रात्मक मेमोरी होती है। तो जब हम स्मृति के बारे में पढ़ेंगे तो वहां पे सारी चीजें बुद्धि में पढ़ेंगे, नहीं है क्या? तो वहां पे और चीजों की क्लियरिटी आ जाएगी कि पेंटर के लिए कैसी मेमोरी चाहिए, उसके लिए कैसी चाहिए। ये भी आरएस मेंस में अपने किस में लगता है? जो मनोविज्ञान है, जो कि साइकोलॉजी है, उस सब्जेक्ट में लगता है। तो इंग्लिश की क्लास तो हो गई थी और मैंने ये बताया कि ये तो ए सेगमेंट, एक तो कौन सा? हिस्ट्री के पूरे 5 सेगमेंट। इसके अलावा देखो और क्या रहेगा अपना। देखो पॉलिटी है ना, जो पॉलिटी का कौन सा पोर्शन? देखो पॉलिटी का जो पोर्शन है कॉन्स्टिट्यूशन वाला, जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन है, मतलब कौन सा है? संविधान वाला पोर्शन है। ये संविधान वाला पोर्शन भी मैं ही पढ़ाऊंगा। बहुत शानदार है अपना, देखना आप। अब इसके अलावा एक में क्या पढ़ाऊंगा आपके लिए? फिलॉसफी पढ़ाऊंगा। और क्या है? सोशियोलॉजी को भी मैं पढ़ाऊंगा। अगर हो सकते हैं अपने एक भाई हैं प्रोफेसर हैं, तो वो अगर उनके पास में समय रहा तो भाई से क्लास लगवा देंगे। अब देखो ये हो गई फिलॉसफी, हो गई सोशियोलॉजी, हो गई, और कौन सी अपनी? एक हो गई अपनी साइकोलॉजी। तो ये जो अपना पोर्शन है ना, ये वाला तो मैं ही कराऊंगा। ये सबसे शानदार है अपने सब्जेक्ट। और फिलॉसफी और इंडियन हिस्ट्री के मामले तो अपनी कोई टक्कर में ही नहीं है। देखो मैंने ये बता ही दिया था स्टार्टिंग में कि राजस्थान में कैसे टीचर है, वो सब रट्टेबाज है। मेरे को एक एक का पता है कौन कितने पानी में। देखो जो पॉलिटी के लिए जो पोर्शन है, कौन से वाला? थिंकर्स वाला पोर्शन है, जो कि हम पाश्चात्य थिंकर्स पढ़ रहे हैं। तो इनके लिए अपने राजस्थान की सबसे बेस्ट फैकल्टी है, उन सर की क्लासेज लगेंगी। और जो भी है देखो इंग्लिश की लग गई है, हिंदी के लिए हिंदी वाले सर की लगेंगी सारी क्लासेज। मैंने जैसा कि आपसे वादा किया था, अपना फ्री कंटेंट रहेगा किसके लिए? आरएस मेंस के लिए। और अपनी यही कोशिश है अपने सारे के सारे बच्चे सेलेक्ट हो अच्छी रैंक के साथ में, बढ़िया रैंक के साथ में सेलेक्ट हो। ये अपने तो क्या पैसे वैसे के बारे में, क्या पैसा लाइफ टाइम ही कमाना है, नहीं है क्या? तो ये आपके लिए सारी सुविधा अवेलेबल है। आप तो बस जुड़े रहिए, और कोई समस्या हो कॉन्टेक्ट नंबर वो सारी चीज दे रखी है और वहां बता दिया करो, ठीक है? देखो आज क्या है कि मैं अब खुद की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। अब क्या है कि देखो सुनो दोस्तों, कि अपनी जो भी चल रही थी ना, वो क्या चल रही थी? अपनी एमसीक्यूज की क्लास चल रही थी। किसकी चल रही थी? एमसीक्यूज। जो एमसीक्यूज की क्लास चल रही थी किसके लिए चला रखी थी भाई? पेपर आने वाला है, बच्चे बोल रहे थे किसके लिए? नेट जेआरएफ के लिए। इसके लिए अपने एमसीक्यूज क्लास चल रही है, तो इसके क्वेश्चंस देखेंगे हम, ठीक है ना?